नमस्कार दोस्तों, फार्मा कंसेप्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का है और जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी इसके अंदर हम कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम्स की ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के कौन-कौन से पार्ट्स हैं और कौन-कौन से पार्ट्स में किस-किस तरीके से किसका क्या रोल रहता है उसको हम जनरली देख लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं फार्मा कंसेप्ट का ऐप और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस यहाँ पे अच्छी सी चल रही है, आपको अच्छा-सा लग रहा है, तो अपने सारे मित्रों को बोलें कि इस क्लासेस को जॉइन करें। अभी नवरात्रा का ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफर हमेशा आते रहते हैं और इस जब भी आप इसे जॉइन करें, तो जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो शायद ही इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जीपेट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़िएगा मत और साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको बोलिएगा कि यहाँ की क्लासेस ज़रूर जॉइन करें। तो देखिए, आज हम जनरली पढ़ लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में और उससे पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम्स के कौन-कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट्स होंगे। एक तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर मेनली 2 पार्ट्स रहेंगे। एक तो होगा ब्रेन और दूसरा होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है जो ब्रेन और ये बीच में पीछे की तरफ अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्ट करता है इस ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इस ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इट कनेक्ट ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 2 तरीके की नर्व होगी। एक तो होगी क्रेनियल नर्व, ठीक है ना? जो हमारे मस्तिष्क से निकलेगी, ब्रेन से निकलेगी क्रेनियल नर्व और दूसरी होगी स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। देखिए, टोटल क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये 12 पेयर रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर और टोटल स्पाइनल नर्व की बात करें तो ये 31 पेयर रहती है जो कि हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है इस ब्रेन से, ठीक है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती है। इट इज ए कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ बॉडी। जितनी कितनी भी हमारी बॉडी की पार्ट्स है, हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स है, वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाके मिलती है। वहां से वो स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन में मिलती है। तो ये कम्युनिकेशन लाइन है एक प्रकार की ब्रेन और हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी के बीच में, सीएनएस और रेस्ट ऑफ बॉडी के बीच में। तो देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर देखिए कौन-कौन सी नर्व होती है? 12 क्रेनियल नर्व और 31 स्पाइनल नर्व मिलके हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है, सीएनएस से की तरफ ले जाती है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक तो हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सोमैटिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि मैं अगर मेरी चाहूँ कि मेरा हाथ को मैं इस तरीके से कंट्रोल करूँ, मुट्ठी को बंद करूँ या फिर अगर मैं चाहूँ कि मैं मेरे हाथ की अंगुलियों को यहाँ पे कान के पास ले जाऊँ, इस तरीके से कान को बजाऊँ, कुछ भी करूँ, यानी जो मैं वॉलंटरी मेरी इच्छा के अनुसार काम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता हूँ, वो सारा का सारा कंट्रोल किससे होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। यानी जो भी वॉल्यूंटरी मसल्स होती है उनको ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको ये कैरी करता है, ये ट्रांसमिट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। यानी मान लो अचानक से मान लो अपन कुछ खाना बना रहे हैं या कोई किचन में या फिर कोई कपड़े से प्रेस कर रहा है, अचानक से उसका हाथ जल जाए तो वो क्या करेगा? हाथ को वहां से हटाएगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि वो नर्व कंडक्शन है ना, कुछ इम्पल्स होती है, सेंसरी नर्व क्या करती है, इस पर्टिकुलर जगह से इंफॉर्मेशन ले जाती है हमारी ब्रेन के पास में, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। क्या कहलाती है? सेंसरी नर्व। और फिर मोटर नर्व होती है जो वापस ब्रेन से यहाँ पे लेके आती है, हमारे पास में मोटर नर्व क्या लेके आती है? ब्रेन से वापस मैसेज लेके आती है कि वहां से आपको हाथ को रिमूव करना है। सेंसरी नर्व तो यहाँ से ले जाती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से जो वापस आती है दैट इज मोटर नर्व, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पेरिपेसोमेटिक नर्व सिस्टम क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती है। ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ भी इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है। ये सारा का सारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है जो कि वॉल्यूंटरी कंट्रोल में होता है।
जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। और दूसरी होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक चलने वाली, स्वतः चलने वाली, वो ऑटोनोमिक हो गई। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है दीज कंडक्ट इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शन। इनवॉल्यूंटरी का मतलब अनैच्छिक, हिंदी में देखें तो अनैच्छिक। इनवॉल्यूंटरी का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो। जैसे कि मैं चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाए, मैं चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट कम हो जाए, तो ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है ना। या ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर घट जाए, या फिर मैं चाहूँ कि मेरा किडनी में कॉन्ट्रैक्शन हो, ऐसा अपनी इच्छा से नहीं होता है। ये इनवॉलंटरी एक्शन है। क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जो इनवॉलंटरी एक्शंस पे जो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए, दिस कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू कार्डियक मसल्स। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक मसल से हार्ट की तरफ जाती है, उन मसल्स को इम्पल्स कंडक्ट करता है। साथ ही साथ स्मूथ मसल्स को इम्पल्स कंडक्ट करता है। साथ ही साथ जो ग्लैंड्स है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन का रिलीज ज्यादा कम होना, कुछ भी होना, ये सारी की सारी चीजें कंडक्ट होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना। तो ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर रहेगा। देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ही बात करें तो इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो रिलेटेड टू इंटेस्टाइन है, ठीक है। सेकंड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, फार्माकोलॉजी में। एंड थर्ड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब हम जगे हुए रहते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं दिन भर, या फिर कोई भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम एरोज कंडीशन में रहते हैं, हमारी बॉडी जगी हुई रहती है और एक्सपेंड हो रही है एनर्जी। क्या हो रही है? एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में रहते हैं हम। फाइट का मतलब जैसे कि लड़ाई की कंडीशन में कैसे रहता है व्यक्ति, या फ्लाइट यानी उड़ने की, यानी कार्य करने की कंडीशन में रहता है। तब जो भी आपका कंट्रोल होता है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, कार्डियक मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में, जितनी भी ऑटो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वो किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। यानी जब हम फाइट या फ्लाइट कंडीशन में होते हैं, तो हमारा बॉडी के ऊपर जो इन्वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी शांत है, अगर हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं, हम नींद ले रहे हैं या फिर कुछ भी रेस्ट कर रहे हैं, जब हमारी बॉडी एनर्जी को कंजर्व कर रही है, हमारी बॉडी एनर्जी को मेंटेन कर रही है, ठीक है ना, तो हमारी जो हाउस कीपिंग फंक्शन है ड्यूरिंग रेस्ट, यानी हम सो रहे हैं उस समय हमारी हार्ट बीट का चलना, हमारा डाइजेशन का होना, हमारे स्मूथ मसल्स में का वर्क करना, हमारी ग्लैंड्स का सीक्रेशन होना, जब हम रेस्टिंग पोजीशन में है, जब तब ये होता है, तो वो सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है? जब काम बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, या फिर हाउस कीपिंग फंक्शन चल रहा है ड्यूरिंग रेस्ट, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सारी बॉडी कंट्रोल होती है। जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रहती है, तो बॉडी किससे कंट्रोल होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो ये दोनों ही इनवॉल्यूंटरी एक्शन से और वो अलग अलग तरीके से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप शायद, मेरे को लग रहा है, अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा सिस्टम कब काम करता है। और ये दोनों ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आते हैं, जहाँ पे इनवॉल्यूंटरी मसल्स अपना वर्क करती है, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और जो इच्छा के अनुसार होता है, वो आपका वॉल्यूंटरी कंट्रोल में आता है, जो कि आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट था। ये अभी हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से होते हुए कुछ समझाऊंगा इसके बारे में। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन ही करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, आगे पहला क्वेश्चन है आज का, द मेन पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर। इनमें से जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसका मेन पार्ट क्या है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको मालूम ही होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों ही मेन पार्ट है सिंपैथेटिक। सबसे पहला आपका एंटेरिक हो गया, दूसरा सिंपैथेटिक हो गया, और तीसरा पैरासिम्पैथेटिक हो गया। ये देखिए, तीनों पार्ट आपके किसके हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। the main neurotransmitter secreted at preganglionic, sympathetic as well as parasympathetic nerves and at postganglionic fibers in parasympathetic system is। देखिए, आपको ये बताना है
कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपका सीक्रेट आउट होता है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी पर्टिकुलर पैरासिम्पैथेटिक में, तो वो कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी है डोपामिन एंड ऑप्शन डी है नॉरएड्रेनालिन। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, इसके बारे में मैं 360 डिग्री कवरेज लेकर आया हूँ आपके पास सामने, जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज मिल सके। देखिए 360 डिग्री कवरेज की बात आई है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें जिसमें आपको 3000 के आसपास एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और उसके अंदर साथ ही साथ माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस में उसका 360 डिग्री कवरेज मिलेगा। तो आप हमारे ऐप पर ही अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां से भी आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी, बिल्कुल सस्ती दर पे है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो था उसका अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि एसिटाइल कोलिन। देखिए अब कैसे होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये तो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसके अंदर क्या होता है लॉन्ग, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है आपका शॉर्ट। देखिए यहाँ पे आपका जब आ गया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के पीछे की तरफ, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड एट प्री गैंग्लियोनिक साइट, तो यहाँ पे जो ये गोल कलर का है ना, ये राउंड शेप का, ये आपका एसिटाइल कोलिन है। कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे भी आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और इस जगह पे आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, यानी कि चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, इन दोनों ही जगह पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और ये वर्क कहाँ करता है? निकोटिनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। ये कौन सा रिसेप्टर है? निकोटिनिक। देखिए यहाँ पे भी निकोटिनिक है और यहाँ पे भी निकोटिनिक है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद में देखें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो कि थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। यहाँ पे जो रिलीज होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन ही, जैसा ऊपर था। और यहाँ पे ये वर्क कहाँ करेगा? ये करेगा आपका मस्करिनिक रिसेप्टर पर वर्क। कहाँ करेगा? मस्करिनिक रिसेप्टर पर। ऊपर कहाँ कर रहा था? निकोटिनिक रिसेप्टर पे दोनों में, और यहाँ नीचे कर रहा है मस्करिनिक रिसेप्टर पे। ये जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है पैरासिम्पैथेटिक में, वो क्या है? बड़ा होता है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो वहां पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नहीं, यहाँ छोटा होता है, ये होता है लॉन्ग, ठीक है ना। और यहाँ से जो रिलीज होता है ना न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है नोरएपिनेफ्रिन। क्या नाम है? नोरएपिनेफ्रिन, जिसे हम नोरएड्रेनालिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोरएड्रेनालिन। ये यहाँ से रिलीज होता है और ये वर्क करता है आपके दो अलग अलग रिसेप्टर पे। पहला है अल्फा रिसेप्टर और दूसरा है बीटा रिसेप्टर। दोनों ही एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर एंड देन बीटा रिसेप्टर। तो देखिए क्वेश्चंस में पूछा था द मेन न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेटेड एट प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। तो प्री गैंग्लियोनिक में आपने देखा सिंपैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इन पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक में कहाँ क्या हो रहा है? एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि एसिटाइल कोलिन। देखिए जितने भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है सभी में एसिटाइल कोलिन ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइल कोलिन होता है। और देखिए सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली क्या रहेगा? नॉरएड्रेनालिन रहेगा। देखिए इसके अलावा रीनल और मिजेंट्रिक वस्कुलेचर की बात करें तो वहां पे डोपामिन होता है। स्वीट ग्लैंड की बात करें तो वहां पे एसिटाइल कोलिन होता है। और एड्रिनल मेडुला की बात करें वहां तो वहां पे एड्रेनालिन रहेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है जो अलग अलग जगह पर मोस्टली रहते हैं। आपको इन सब के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप अनलिमिटेड देख सकते हैं, आपके पास जैसे 6 मंथ का ये है ड्यूरेशन, तो आप 6 मंथ में उस वीडियो को कम से कम 4-5 बार तो देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व। ऑप्शन है डोर्सोलंबर सिस्टम, ऑप्शन बी है थोरैकोलंबर सिस्टम, ऑप्शन सी है क्रेनियोसेक्रल सिस्टम एंड ऑप्शन डी है लंबोसेक्रल सिस्टम। तो आपको बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इन्वॉल्व करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि क्रेनियोसेक्रल सिस्टम। देखिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम फर्दर देखें, ये देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन ही था। दोनों जगह क्या था?
एसिटाइल कोलिन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक भी बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक को। और सिंपैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पे जो हार्मोन होता है वो है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, तो इसलिए इसको हम एड्रेनर्जिक भी बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम कौन सा हो गया आपका? सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक कौन सा हो गया? कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए पैरासिम्पैथेटिक में जितनी कितनी भी नर्व यहाँ से आती है, पैरासिम्पैथेटिक में जो नर्व्स निकलती है वो कौन कौन सी है? ये सारी की सारी आप क्रेनियल, ये क्रेनियल पार्ट है ब्रेन का, वहां से आती है। देखिए ये सारी की सारी कहाँ से लिंक है? क्रेनियल से। और एक आती है आपकी सेक्रल पार्ट से, जो स्पाइनल कोड का सेक्रल पार्ट है, वहां से आपका यूरिनरी में जो जाती है नर्व वो जाती है जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये क्रेनियो सेक्रल ओरिजिन की होती है, यानी क्रेनियल से और सेक्रल पार्ट से ओरिजिनेट होकर बाहर निकलती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स। देखिए इनका पैरासिम्पैथेटिक का बात करें तो ये क्रेनियो सेक्रल है। क्रेनियल नर्व में भी पर्टिकुलर 3, 7, 9 और 10। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम आती है, तो आपको 3, 7, 9 और 10 याद रखना। देखिए टोटल हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व होती है और 31 क्या होती है? स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व तो 31 है और क्रेनियल नर्व कितनी है? 12। 12 में भी पर्टिकुलरली 3rd, 7th, 9th और 10th, ये चारों क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वर्क करती है। ठीक है, देखिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ पे शॉर्ट रहता है, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। साथ ही साथ इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो एसिटाइल कोलिन रहता है। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम है डोर्सोलंबर या फिर थोरेकोलंबर सिस्टम। थोरेकोलंबर का मतलब थोरेक्स, CTLS का होता है ना, तो टी यानी थोरेक्स। थोरेक्स वाली जो स्पाइनल नर्व है, थोरेक्स वाली स्पाइनल नर्व कौन कौन सी होती है? CTLS का। अच्छा बता देता हूँ, C4 क्या होता है? थोरेक्स, लंबर, सेक्रल और पाउडर, ये आपके रहेंगे नर्व, अलग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना, इसमें पर्टिकुलर जो थोरेक्स है, थोरेक्स में आपका क्या रहेगा? ये वाला पार्ट है थोरेक्स से जुड़ा हुआ रहेगा, T1 से लेके L2, लंबर में भी L2 और L3, यहाँ तक जो नर्व आएगी वो आपके सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की नर्व आएगी, जो T1 से लेके L2 टू L3 तक आपकी बनी हुई रहती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है ना, ये ओरिजिनेट यहीं से होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसके अंदर लॉन्ग रहते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं नोरएड्रेनालिन, इसलिए इसका नाम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्रेनियल नर्व विच ओरिजिनेट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। देखिए क्रेनियल नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ओरिजिनेट करती है, उनमें से कौन सी एक नहीं है जो ओरिजिनेट में पार्ट नहीं लेती है, बाकी सारी लेती है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है ओक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्शन बी है वेगस नर्व, ऑप्शन सी है ग्लोसोफेरिंगियल नर्व एंड ऑप्शन डी है ट्राइजेमिनल नर्व। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को फॉर्मेशन करने में पार्ट नहीं लेती। देखिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए अपन ने नर्व कौन कौन सी बताई थी, ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ वापिस। ये बताई थी हमने 3, 7, 9 और 10। देखिए यहाँ पे 3, 7, 9 और 10 ये नर्व अपन ने बताई थी कि ये पार्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लेगी और कौन सी नहीं लेगी? 3, 7, 5, 7, 5 और 10 चारों ही पार्ट लेगी, बाकी जो बची है वो नहीं लेगी। तो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व इनके अलावा है, बाहर की नर्व है। 3, 7, 9 और 10 में से इंक्लूड नहीं है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है ना, ये 3 नंबर कौन सी होती है? ओक्यूलोमोटर नर्व। 7 नंबर होती है फेशियल नर्व, 9 नंबर होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड 10 नंबर होती है वेगस नर्व। ये चारों ही नर्व आपके क्रेनियल नर्व आपके पार्ट लेती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, बाकी की क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पार्ट नहीं लेती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ओक्यूलोमोटर नर्व वो भी आपका सही है, वेगस नर्व भी सही है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व भी सही है, ट्राइजेमिनल नर्व आपका इनकरेक्ट है। तो यही आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कॉमन कंपाउंड इनहिबिटर वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन। इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है जो एसिटाइल कोलिन का वेसिकुलर अपटेक होने से रोकता है? इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है जो वेसिकुलर अपटेक का नहीं एसिटाइल कोलिन का अपटेक होने से रोकता है?
देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है हेमिकोलिनियम, ऑप्शन बी है वेसेमिकोल, ऑप्शन सी है बोटुलिनम टॉक्सिन एंड ऑप्शन डी है इड्राफोनियम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक इसका अपटेक को रोकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए आपको फिर से इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि वेसेमिकोल। क्या रहेगा? ऑप्शन बी वेसेमिकोल। जी, वैसे में देखिए होता कैसा है, जैसे कि प्रिकर्सर के रूप में हमारा कोलिन होता है और सोडियम होता है। ये हमारे नर्व इसमें जाता है, नर्व वेसाइकल के अंदर जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर जाता है। नर्व की जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा, यहाँ पे कोलिन और अंदर जाके और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में मिक्स करके क्या बना लेगा? एसिटाइल कोलिन। फिर ये एसिटाइल कोलिन आपका इसके अंदर चला जाएगा, जो भी आपका वेसाइकल्स है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिनेप्टिक वेसाइकल वापस रिलीज होगा और यहाँ पे जैसे ही रिलीज होगा तो ये एसिटाइल कोलिन फर्दर एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम से कोलिन और एसीटेट में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है ना, कोलिन और एसिटेट्स में टूट जाएगा, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का वर्क है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम एक एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन के वर्क को टर्मिनेट कर देता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एसिटाइल कोलिन को, कोलिन और एसिटेट से, जिसके कि अब एसिटाइल कोलिन आपका किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होकर अपना वर्क नहीं करेगा। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम या फिर एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे हेमिकोलिनियम एक ड्रग आती है, क्या करती है? कोलिन के अपटेक को रोकती है। ये कोलिन का अपटेक हो रहा है यहाँ पे इसको रोकने वाली ड्रग कौन सी है? हेमिकोलिनियम। ठीक है ना, कोलिन के अपटेक को रोकती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड आती है वेसेमिकोल, जो वेसिकुलर अपटेक होने से रोकती है, यानी इसको वेसाइकल्स के अंदर जाने से रोकती है। कौन सी रोकती है? वेसेमिकोल। वेसेमिकोल इस स्टेप को इनहिबिट करती है, यानी एसिटाइल कोलिन को फर्दर वेसाइकल के अंदर जाने से रोक देती है। इस तरीके से नेक्स्ट है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोकता है। यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है एसिटाइल कोलिन का, इस रिलीज को ये रोक देता है। कौन? बोटुलिनम टॉक्सिन। तो इस तरीके से ये तीनों ही ड्रग होती है जो कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस या फिर उसका अपटेक होता है, वहां पे ये अपना रोल प्ले करती है। देखिए आपको फिर एक क्वेश्चन आगे आएगा, वैसे नहीं आएगा तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा इसके बारे में। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे आने वाला है शायद। चलाइए। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मस्करिनिक रिसेप्टर फाउंड इन हार्ट आर, इनमें से कौन सा मस्करिनिक रिसेप्टर हार्ट के अंदर पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है M1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी है M2 रिसेप्टर, ऑप्शन सी है M3 रिसेप्टर एंड ऑप्शन डी है मस्करिनिक रिसेप्टर आर एब्सेंट इन हार्ट। तो देखिए मस्करिनिक रिसेप्टर की बात करें तो इससे पहले हम बता देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, उनके बारे में कंप्लीट स्टडी हम देख लेते हैं। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात करें तो दो तरीके के कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। एक तो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, जिसे हम एन रिसेप्टर भी बोलते हैं, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। फिर एक होता है मस्करिनिक रिसेप्टर, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एन एन, ये कैपिटल एन हो गया, इसके नीचे छोटा सा एन आएगा, ये आपका एन एन रिसेप्टर है, जो कि गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला में पाया जाता है। इसी तरीके से दूसरा होता है एन एम। ठीक है ना, ये आपका एनएम रिसेप्टर है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। फिर बात करते हैं हम मस्करिनिक रिसेप्टर की। तो मस्करिनिक रिसेप्टर जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका M1, जो कि गैस्ट्रिक जो भी गैंग्लिया है वहां पे पाया जाता है। दूसरा हो गया M2, जो कि हार्ट और CNS में पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए मस्करिनिक रिसेप्टर फाउंड इन हार्ट पूछा है, तो हार्ट के अंदर कौन सा रहेगा? आपका M2 रिसेप्टर रहेगा। M2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपका हार्ट के अंदर पाया जाता है और दूसरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। तीसरा रहता है आपका M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है ये भी देख लेते हैं। M3 रिसेप्टर रहेगा आपका आई, GIT, यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर लिखा हुआ है, ब्रोंकस यानी जो भी हमारे लंग्स वगैरह है, फेफड़े हैं वहां पे, ग्लैंड्स एंड CNS, यहाँ सभी जगह क्या पाया जाता है? आपका M3 रिसेप्टर पाया जाता है। मस्करिनिक का M3 रिसेप्टर पाया जाता है। M4 रिसेप्टर और M5 रिसेप्टर दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो देखिए M1, M2 और M3 मेन रिसेप्टर है यहाँ पे। M2 यहाँ आपका पाया जाता है मस्करिनिक रिसेप्टर,
हार्ट और सीएनएस में, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि M2 रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यू टू मस्करिनिक एक्शन ऑफ ड्रग, मस्करिनिक एक्शन ऑफ ड्रग से क्या होगा वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है पेरिस्टालसिस ऑफ जीआईटी इंक्रीज, ऑप्शन बी है रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है सलाइवेशन लैक्रिमेशन एंड स्वेलिंग इंक्रीजेज, एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि मस्करिनिक एक्शन से क्या होगा। ऑप्शन ए पेरिस्टालसिस ऑफ जीआईटी इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्रीजेज, ऑप्शन सी सलाइवेशन लैक्रिमेशन एंड स्वेटिंग इंक्रीज, एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी ऑल। क्या रहेगा? ऑप्शन डी ऑल। देखिए जो मस्करिनिक एक्शन है, मस्करिनिक एक्शन किससे रिलेटेड रहता है? निकोटिनिक और मस्करिनिक एक्शन दोनों ही कोलिनर्जिक सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। किससे? कोलिनर्जिक एक्शन से। ठीक है ना? कोलिनर्जिक किस में आता है? पैरासिम्पैथेटिक। जो भी आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आएगा, हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम वहां पे उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक एक्शन या कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है ना? तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक एक्शन और सिंपैथेटिक एक्शन के बारे में, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट पर क्या एक्शन होता है। देखिए हार्ट यहाँ पे ले लिया, इधर मैंने ले लिया पैरासिम्पैथेटिक और इधर ले लिया मैंने सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का दूसरा नाम एड्रेनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम हो गया आपका कोलिनर्जिक सिस्टम। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे जाए। दिखाई दे रहा होगा? तो देखिए हार्ट, हार्ट में अगर हम सिंपैथी की बात करें, हार्ट में क्या बात करें? सिंपैथेटिक की। इसको बढ़ा लें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन। वेट 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपको अच्छा समय निकालना। देखिए हार्ट, हार्ट किससे रिलेटेड है? हार्ट इज रिलेटेड विद सिंपैथी। अपन ने देखते हैं ना, किसी के अगेंस्ट में अगर अपन की सिंपैथी होती है तो वहां पे सीधा वो दिल से काम लेता है, दिमाग से काम नहीं लेता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां वर्क करता है, दैट इज रिलेटेड विद सिंपैथी, है ना, हार्ट। तो जो भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा उसमें हार्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, हार्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी यहाँ पे स्टिमुलेट होगी। यहाँ क्या होगी? स्टिमुलेट। ये हार्ट से रिलेटेड चीजें इंक्रीज होगी, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज होगी, कंडक्शन हार्ट का इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी। किसके अंदर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथी इज रिलेटेड विथ हार्ट। सिंपैथी किससे रिलेटेड होती है? हार्ट से रिलेटेड होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी यही होगा, जो भी हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो इंक्रीज होगी, जैसे हार्ट रेट का इंक्रीज होना, हार्ट के कंडक्शन का इंक्रीज होना, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी का इंक्रीज होना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इंक्रीज हार्ट बीट करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा? हार्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उसको बढ़ा देगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको ये क्या करेगा? स्लो करेगा। यानी एक हार्ट से, हार्ट एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, बाकी क्या होगा? सभी जगह ये डायलेट होगा और ये क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। ठीक है, जैसे कि ये डायलेट हो रहा है पीपल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? डायलेट पीपल्स। सलाइवेशन हो रहा है तो वो रुक रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? इनहिबिट सलाइवेशन, एयरवे रिलैक्स हो रहा है, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, इनहिबिट गॉल ब्लैडर, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, सीक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड रिलैक्स ब्लैडर। ये तो सारी चीजें क्या हो रही है? डायलेट हो रही है या फिर रिलैक्स हो रही है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सारी चीजें क्या हो रही है? कंस्ट्रिक्ट हो रही है। यहाँ प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सलाइवा स्टिमुलेट हो रहा है, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, स्टोमक की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन की एक्टिविटी भी स्टिमुलेट हो रही है। तो ये सारा का सारा काम पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट होता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये सारा ही काम आपका इनहिबिट होता है। देखिए हार्ट देखें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये डिप्रेस होता है, यानी हार्ट रेट और
कंडक्शन दोनों ही डिक्रीज होता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, हार्ट रेट, कंडक्शन और कंडक्टिविटी तीनों ही इंक्रीज होगी। हाँ, अब देखते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस यहाँ पे स्टिमुलेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, हमारे फेफड़े के अंदर जो एयरवे पासेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाना। छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे पासेज ऑफ एयर बिल्कुल कम हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हमारा मूवमेंट है जीआईटी का, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी स्टोमक के अंदर जो जीआईटी का मूवमेंट है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, इन मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। मूवमेंट को इंक्रीज किया करेगा तो क्या होगा, डायरिया। डायरिया होगा किसकी वजह से होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होगा, या फिर कोलिनर्जिक सिस्टम की वजह से होगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होगा, ये रिलैक्स करेगा, जैसे कि डिक्रीज होगा मूवमेंट जीआईटी का, और इससे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लेडर। ब्लेडर का मतलब जहां से यूरिन बाहर निकलता है, तो ये यूरिन फ्लो को, आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है, ये ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक क्या करता है, यूरिनरी ब्लेडर को रिलैक्स करता है, जिससे कि यूरिन का आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है। प्यूपिल की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है प्यूपिल को, यानी आई की प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब छोटा करना, तो उसको हम बोलते हैं माइड्रियसिस इफेक्ट। इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आता है, माइड्रियसिस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से माइड्रियसिस इफेक्ट आता है। ठीक है, और सिंपैथेटिक देखिए नाम से ही पता चल जाता है, सिंपैथेटिक नाम छोटा है तो वहां पे छोटा इफेक्ट आएगा, मियोसिस। देखिए यहाँ मियोसिस के स्पेलिंग में 6 लेटर है, जबकि माइड्रियसिस में कितने हैं, 8 लेटर है। ठीक है ना, माइड्रियसिस बड़ा है जैसे पैरासिम्पैथेटिक बड़ा है, तो पैरासिम्पैथेटिक वर्ड ही बड़ा है तो उसके लिए माइड्रियसिस भी बड़ा वर्क होगा, यानी इट स्टिमुलेट या फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल करेगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, डायलेशन ऑफ पीपल करेगा, यानी आंखों की पुतली को बड़ा कर देगा। ठीक है, ग्लैंड्स की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ग्लैंड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ये ग्लैंड्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्लैंड्स के एक्शन को डिक्रीज करता है, ग्लैंड्स के एक्शन को डिप्रेस करता है। तो ये आपके सारे के सारे वर्ड्स हो गए जो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे। अगर हम बात करें कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की बात, तो कोलिनर्जिक में सारे के सारे यही एक्शन होंगे, आपको फिर से बता देता हूँ। और इसके जो भी अपोजिट एक्शन होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, एंटी कोलिनर्जिक में। एंटी कोलिनर्जिक में ये जितने भी एक्शन दे रखे हैं उनसे अपोजिट एक्शन होंगे, तो वो ये लगभग सिमिलर है। इसका अपोजिट यानी एंटी कोलिनर्जिक, और ये जो एड्रिनर्जिक ड्रग है इसका दोनों का इफेक्ट लगभग सिमिलर रहता है। तो जो अपोजिट इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के। इसी तरीके से ये वाले जो भी इफेक्ट हैं वो रहेंगे एड्रिनर्जिक ड्रग के या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के, और इसका अपोजिट इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के, नहीं सॉरी, कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से। ये दोनों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है। ऑप्शन है डिक्रीज सिक्रेशन, हेंस काउज ड्राई माउथ, ड्राई आईज एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रेशन को कम कर देती है, जिससे कि आपका ड्राई माउथ होने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, ड्राई आईज होने लगेगी, और किसी भी चीज को निगलने में दिक्कत आएगी। ऑप्शन बी है कॉज ब्रोंकोडायलेशन, ऑप्शन सी है कॉज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको बताना है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या क्या करती है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऑल। देखिए कोलिनर्जिक क्या क्या करती है, कोलिनर्जिक हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, हार्ट कंडक्शन को डिक्रीज करती है, जबकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। तो एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है, इसका अपोजिट यानी ब्रोंको डायलेशन करेगी। हार्ट का ये करती है कोलिनर्जिक, तो एंटी कोलिनर्जिक इसका अपोजिट करेगी, यानी हार्ट रेट को बढ़ाएगी, कंडक्शन को बढ़ाएगी। और जीआईटी में देखें तो ये इसके मूवमेंट को घटाएगी। ठीक है, और अगर ग्लैंड्स में देखें तो ये सिक्रेशन को कम करेगी। देखिए कोलिनर्जिक तो बढ़ाती है, एंटी कोलिनर्जिक क्या करेगी, जितने कितने भी सिक्रेशन है उनको कम कर देगी। कोलिनर्जिक का एक्शन है बढ़ाना, बढ़ाएगा, सिक्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
सिक्रेशन बढ़ाएंगे तो माउथ वगैरह सब ड्राई नहीं होगा, है ना, सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जबकि एंटीकोलिनर्जिक में सारे सिक्रेशन कम हो जाएंगे, सिक्रेशन डिक्रीज। तो यहाँ पे यही पूछा है, एंटीकोलिनर्जिक में भी सिक्रेशन डिक्रीज होंगे और एड्रिनर्जिक में भी सिक्रेशन डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पे सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे एंटीकोलिनर्जिक में, तो क्या होगा, माउथ क्या होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, क्योंकि लार का फॉर्मेशन नहीं होगा। आईज है, लेक्रिमल फ्लूइड का सिक्रेशन भी कम होगा तो ड्राई होने लगेगी आईज। अगर यहाँ पे जो आपका ब्रीथिंग के लिए जो पाइप है उसमें भी सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आने लगेगी, ब्रोंकियोल्स को ये डायलेट कर देगा। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट को बढ़ाना, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ाना क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। और अगर हार्ट रेट घटती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ हार्ट रेट बढ़ती है, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब हार्ट रेट का घटना, तो ये हार्ट रेट को घटाता है। सिंपैथेटिक में बढ़ती है और इसमें भी बढ़ती है, ठीक है ना, एंटीकोलिनर्जिक में, जबकि कोलिनर्जिक में घटती है। देखिए सिंपैथेटिक को एड्रिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को माइमेटिक को कोलिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। माइमेटिक ध्यान रखना, सिंपैथोमाइमेटिक यानी एड्रिनर्जिक इफेक्ट, और सिंपैथोलाइटिक आ गया तो एंटी एड्रिनर्जिक इफेक्ट। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कोलिनर्जिक इफेक्ट, और पैरासिम्पैथोलाइटिक आ गया तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। ये चारों टर्म्स है, ये ध्यान रखें। इसका जो अपोजिट होगा ना, इसको बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक, सिंपैथोलाइटिक, इसी को बोलते हैं एंटी एड्रिनर्जिक। और इसको हम बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक, जो होता है एड्रिनर्जिक। इसी तरीके से यह है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जिसे हम बोलते हैं कोलिनर्जिक। ऐसे ही आपका होता है पैरासिम्पैथोलाइटिक, तो उसे हम बोलेंगे एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, पैरासिम्पैथोलाइटिक, लाइटिक्स, तो उसको हम बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक। ये नाम है अलग अलग। तो देखिए क्रोनोट्रोपिक अगर पॉजिटिव कर रहा है तो इसका मतलब बढ़ा रहा है हार्ट रेट को, ये क्रोनोट्रोपिक से रिलेटेड है हार्ट रेट। ऐसे ही आता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और घटता है तो उसके बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक। इट इज रिलेटेड विथ, आइनोट्रोपिक इज रिलेटेड विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ऐसे ही एक वर्ड आता है ड्रोमोट्रोपिक, कई जगह पढ़ोगे आप ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है इम्पल्स को कंडक्ट करने का इफेक्ट, यानी कंडक्शन से रिलेटेड है ड्रोमोट्रोपिक। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक है तो कंडक्शन इंक्रीज हो रहा है, पर अगर नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है तो कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट इज, इनमें से कौन सा एक कोलिनर्जिक एजेंट डायरेक्टली एक्ट करता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी है फाइसोस्टिग्मीन, ऑप्शन सी है नियोस्टिग्मीन, एंड ऑप्शन डी है ऑर्गेनोफॉस्फेट। देखिए डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट कौन सा है, वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पिलोकार्पिन। क्या रहेगा, पिलोकार्पिन आपका डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट है। देखिए एसिटाइल कोलिन जो कोलिनर्जिक है एंड पिलोकार्पिन, ये दोनों ही आपके कोलिनर्जिक ड्रग है, दोनों ही डायरेक्टली एक्ट करती है ना। एसिटाइल कोलिन एंड पिलोकार्पिन ये दोनों ही डायरेक्टली एक्ट करती है। जब अपन कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो अपन इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन सी होती है, कौन सी डायरेक्टली है, कौन सी इनडायरेक्टली एक्टिंग है। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब जो इनडायरेक्ट वे में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है ना, इनडायरेक्ट वे में कौन कौन सी बढ़ाती है, आइसोस्टिग्मेन एंड नियोस्टिग्मेन, ये दोनों ही आपके इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। यानी ये एसिटाइल कोलिन को क्या, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, इसको एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे कि एसिटाइल एसिटाइल कोलिन का अपना वर्क नहीं आ पाता, ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से 2 पार्ट्स में टूट गया। तो ये फाइसोस्टिग नियोस्टिग्मीन ये जितनी कितनी होती है ना, ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स होती है। क्या होती है, कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग है, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का क्या नहीं हो, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो।
यानी एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन होने से रोकती है, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके अपना वर्क कर सकती है। तो ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, इस एंजाइम को रोकते हैं जिससे कि एसिटाइल कोलिन कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम में टूटे नहीं और एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहे, ठीक है ना। तो आइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन ये आपके रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट और मर्क्यूरियल्स भी आते हैं साथ में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग नॉन रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब एक बार इस एंजाइम से के साथ में बाइंड हो गए तो फिर ये हटेंगे नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का मतलब एक बार ये इस एंजाइम पे जाके बाइंड हो गए, इसको रोक दिया तो फिर ये वापस थोड़ी देर बाद में हट जाएंगे, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल और इनको हम बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स नॉन रिवर्सिबल है, जबकि फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन क्या है, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। देखिए फाइसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन की बात आ गई तो आपको ये फिर से बता देता हूँ। ये तो होता है आपका टर्सरी अमोनियम कंपाउंड, टर्सरी, ठीक है। और ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ऑन नियोस्टिगमिन। यानी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज में रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आयोनाइज फॉर्म में रहता है। आयोनाइज फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होना जरूरी है, यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो नियोस्टिगमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, जबकि फाइसोस्टिगमिन टर्सरी अमोनियम कंपाउंड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी आसानी से क्रॉस कर सकता है, जबकि नियोस्टिगमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, वो इसी से रिलेटेड है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस कर पाता है कौन नहीं कर पाता, उसी के आधार पे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इनमें से कौन सी एक सेलेक्टिवली M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है पायरेंजेपिन, ऑप्शन बी है ट्राइपिट्रामिन, ऑप्शन सी है डेरिफेनासिन एंड ऑप्शन डी हेमिकोलिनियम। सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बतानी है। देखिए M1 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग अपन ने देख लिया था, उनकी लोकेशन देख ली थी। अगर आप इसकी लोकेशन नहीं देख पाए हैं तो वापस वीडियो में देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जब ये कोलिनर्जिक सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी लेक्चर के साथ में अवेलेबल करा दूंगा, तो ये ही नोट्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज, चार ऑप्शन हो गए पायरेंजेपिन, ट्राइपिट्रामिन, डेरिफेनासिन एंड हेमिकोलिनियम। तो आपको आंसर बताना है। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए पायरेंजेपिन। M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली पायरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन होती है, जबकि सेलेक्टिवली M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली होती है ट्राइपिट्रामिन और सिलेक्टिव M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग होती है ट्राइफेनासिन। तो ये तीनों ही नाम आपको लर्न होने जरूरी है। देखिए आपको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे अपना जो फार्मा कंसेप्ट का एप्लीकेशन है वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच भी लाइव स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अभी कॉस्ट चल रही है 2499 रुपीज। और आज के दिन वहाँ पे 40% डिस्काउंट है। डिस्काउंट इसका वेरिएशन होता रहता है। अभी हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफर था जो 2 दिन तक रहेगा और उसके बाद में इसका डिस्काउंट थोड़ा सा घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ही आपकी एक क्वालिटी वाइज क्लास है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा कि इस क्लास को ज्वाइन करें, इससे चूके नहीं। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इसी का पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन भी मैं इसमें अपलोड करूंगा, मैंने कर भी दिए है ना। अगला देखिए टारगेट जीपेट 2024-25 वाला एग्जाम भी हमने इसमें लाइव स्टार्ट कर दिया है। इसकी भी फीस 2499 रुपीज है। सबसे इंडिया के अंदर सबसे कम कॉस्ट वाला ये जीपेट का कोर्स है और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोर्स है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ में मिलेंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट एग्जाम बेस की बात करें तो इसका कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। 1799 रुपए का क्लासेस है, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का बेच भी हमने लॉन्च किया है अभी, ये मात्र 1799 का है। इसमें भी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन रहेंगे। इसके अलावा हमने अलग अलग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री कवरेज के लिए हमने
₹500 में ही एक टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसके अंदर आपको 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, जहाँ पे 100% एक्यूरेसी मिलेगी क्वेश्चंस की। मल्टीपल अटेम्प्ट मिलेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चंस मिलेगा। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप कोई भी क्लास ले रहे हैं तो अपनी आईडी कभी भी किसी को शेयर ना करें। अगर आप आईडी शेयर करते हैं तो वहाँ पे आपका कभी भी आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा, अपनी आईडी बिल्कुल ही शेयर नहीं करें, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। जीपेट एग्ज़ाम की काफ़ी लोगों की ब्लॉक होने चालू हो गई है, 2-3 ने जिन्होंने शेयर की है, ठीक है? तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। जीपेट एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये भी आपका वीकली लाइव टेस्ट है, ठीक है? इसमें की इसकी फीस भी अभी हमने 500 ही रख रखी है। 3000 एमसीक्यूज़ हैं, 100% एक्यूरेसी है, 1 ईयर वैलिडिटी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है? ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलावा फार्मा एग्जिट एग्जाम जो अभी आने वाले हैं उसके लिए भी एडवांस में टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। तो आप में से आपके कोई भी फ्रेंड है, कोई भी मित्र है, अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर बोलें कि फार्मा कंसेप्ट का ऐप आज ही डाउनलोड कर अपने हिसाब से सूटेबल कोर्स ज़रूर परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी फार्मा कंसेप्ट के साथ करें, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, टेक केयर।